चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, और कुछ दिन के लिए लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, उसके लिए पहले सॉरी। उसके लिए थोड़ा सा बिजी हो गया मैं और लेक्चर्स आना बंद हो गए। बट अब फिर से एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, और वो लेक्चर किस बारे में है? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, जो कि सेल के नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ। इवन सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड म्यूसिस के भी नोट्स अपलोड इस लेक्चर में मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनको भी अपलोड बहुत जल्दी कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो देखो सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब है। देखो, जैसे हमारी बॉडी है, हम एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम एक लिविंग बीइंग है और हम एक हमारी बॉडी है, तो हमारे अंदर भी क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स है जो अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? हार्ट है। ठीक है, हार्ट है जो हमारे ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। स्टमक है जो फूड के डाइजेशन में मदद कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास। स्किन है हमारे पास। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑल्सो। इसी तरह से एक जो सेल होता है, सेल के अंदर भी क्या होता है? एक सेल भी क्या है? एक लिविंग स्टेट है। ठीक है, सेल भी एक लिविंग स्टेट है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल क्या है? एक फैक्ट्री की तरह है। ठीक है, जिसमें कहीं पर क्या हो रहा है? पैकेजिंग हो रही है, कहीं पे कुछ बनाया जा रहा है, फिर बनाने के बाद उसको पैक किया जा रहा है, कहीं पे कुछ सिंथेसाइज किया जा रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, फैट बना रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, और हर एक जगह इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट फैशन में करवाने के लिए इनका एक हेडक्वार्टर भी होना चाहिए, जहां से सारी चीजें क्या कर सकूं मैं? कंट्रोल्स कर सकूं। ठीक है, तो वो हेडक्वार्टर किसको मैं बोल सकता हूं? उस सेंटर को मैं क्या बोल सकता हूं? उस सेंटर को मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियस। क्या बोल सकता हूं? न्यूक्लियस, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके जल्दी से वो लेक्चर देख लो, दैनिक वाले लेक्चर को देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस वो सेंटर होता है जहां से सारी चीजें क्या हो रही होती है? कंट्रोल हो रही होती है। न्यूक्लियस के पास ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब हम क्यों क्या बात करनी है? अब हमको डिफरेंट उन कंपार्टमेंट्स के बारे में बात करनी है जो कि सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, हमको वो सारी चीजें देखनी है। तो देखो, हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स एक तरह से समझ लो कि सेल के अंदर कुछ दाने लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखते हैं, कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स हमको दिखते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? राइबोसोम्स बोलता हूँ। ठीक है, क्या मैंने लिखा है यहाँ पर? देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करते हैं ये। क्या काम है इनका? प्रोटीन बनाने का काम है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे नहीं लिखी है, नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं ये। नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनियस है। और जब मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करवाया था, तब मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी नॉन मेम्ब्रेनियस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, लेकिन ये तो क्या है? नॉन मेम्ब्रेनियस है, तो ये हमको प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेचर क्या होता है इसका? प्रोटीनियस होता है। अच्छा, इसका खुद का नेचर भी प्रोटीन ही होता है। ठीक है, खुद का नेचर भी प्रोटीन ही होता है और बनाता भी प्रोटीन ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज का याद रखना। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? प्रोटीनियस होता है। फंक्शन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, फंक्शन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी के कुछ बारे में नहीं बोल रहा। द डिफरेंस बिटवीन द एनी अदर प्लेटफॉर्म एंड द एक्सप्लोरिंग साइंटिस्ट दैट नो वन, तुम देख लेना लेक्चर जाके। ठीक है, अगर किसी ने ये चीज बोली हो कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं एंड वो बनाते भी प्रोटीन, ये लाइन का महत्व है। ठीक है ना, जिन बच्चों को और डीप में पढ़ना है, जिनको ओलंपियाड्स देने हैं, जिनको और आगे जाना है डीप में, ठीक है, देन दिस शुड फॉलो द एक्सप्लोरिंग साइंटिस्ट। ठीक है, प्रमोशन हो गया, बाद में बात करते हैं। चलो कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा था तुमको। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, नेचर क्या है? प्रोटीनियस होता है, फंक्शन हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में बात करें तो देखो, प्रोकैरियोटिक में हमको
प्रोकैरियोटिक में हमको 70s देखने मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हमको 80s राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब वो बच्चे इसमें बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं, भाई 80s का क्या मतलब है और 70s का क्या मतलब है। देखो 80s का क्या मतलब है, 70s का क्या मतलब है। यहाँ पर एस जो है तुम्हारा सिडबर्ग यूनिट होती है। क्या होती है? सिडबर्ग कोफिशिएंट या फिर सिडबर्ग यूनिट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें एक छोटा सा शॉर्ट बना दूंगा जिसमें तुमको ये बता दूंगा कि भाई ये आया कहां से। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो। ठीक है, अच्छा यूकैरियोट्स में कितने 80s राइबोसोम देखने मिलते हैं हमको? साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और 70s हमको देखने मिलते हैं कहां पर? प्रोकैरियोट्स में हमको 70s देखने के लिए मिलते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई देखो तुमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को लिखा है, फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो हमको यूकैरियोट्स में देखने मिलते हैं, और तुम तो प्रोकैरियोट्स में बोल रहे हो कि 70s होता है। हाँ देखो, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हमको एक्सेप्शनली वहां पर हमको क्या देखने मिलता है? 70s राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जब मैं तुमको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, तो तुमको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो 70s राइबोसोम देखने मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों ही मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे डायरेक्ट सवाल आता है कि भाई यूकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं, तो तुम बोलोगे 80s होते हैं। ठीक है, और बोलता है मिल कौन सा सकते हैं? कैन बी फाउंड में भाई तुमको दोनों मिल सकते हैं। कैन बी फाउंड में तुमको 70s में मिल सकते हैं और 80s में मिल सकते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुमको 70s राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से समझ के पढ़ के क्वेश्चन को करना। अगर डायरेक्ट सीधा साधा क्वेश्चन आता है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू विल टिक 80s ओनली। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। राइबोसोम्स की दो यूनिट होती है यहाँ पर, 80s और अच्छा राइबोसोम, देखो समझो, राइबोसोम जो होता है एक्चुअली वो दो यूनिट में स्प्लिट होके होता है। ठीक है, ये दो यूनिट में ऐसे पड़ा होता है। देखो ये एक यूनिट होगी, ये एक यूनिट होगी। ठीक है, अब ये दोनों ऐसे ही पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली पड़े रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, तो प्रोटीन की चेन बनाने के लिए ये दोनों क्या आ जाते हैं? साथ में आ जाते हैं। प्रोटीन की चेन बनाने के लिए क्या आ जाते हैं? दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो असेंबली ऑफ बोथ द यूनिट कहाँ होता है? तुम्हारा न्यूक्लियोलस में हमको देखने के लिए मिलता है कि दोनों की असेंबली हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपनी स्मॉल यूनिट, ठीक है, एक यूनिट को हम बोलते हैं स्मॉल यूनिट, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे लार्ज यूनिट। तो ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट स्प्लिट होके प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर क्या आ जाते हैं? साथ में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा 60s एंड 40s। 80s जो है, देखो जैसे मैंने बोला स्मॉल यूनिट है लार्ज यूनिट है। ठीक है, स्मॉल यूनिट है लार्ज यूनिट है। ठीक है, तो 60s और 40s में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे 80s राइबोसोम्स है यूकैरियोट्स में, तो उसकी छोटी यूनिट कौन सी हुई? 40s, और लार्ज यूनिट कौन सी हुई? 60s। ठीक है, और 70s में 30s एंड 50s। ठीक है, अब देखो तुमको ये चीजें समझ में आती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीबीएसई के लेवल पर तुमसे 70s 30s कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ओलंपियाड में ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है, लेकिन सीबीएसई के लेवल पे नहीं पूछेगा। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी उसमें। ठीक है, चिल करो। ठीक है, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में हमने क्या समझा? नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, और हम ये क्या समझा कि भाई 80s यूकैरियोट्स में होते हैं, 70s क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे एक ट्यूब या फिर फ्लैट मेम्ब्रेन्स क्या है मैंने बिछा दी है पूरे सेल्स के अंदर, एक ऐसा नेटवर्क हमको देखने के लिए मिलता है सेल के अंदर। ठीक है, और ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के साथ भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ नेटवर्क फॉर्म इन द सेल। ठीक है, अच्छा ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के तुमको ईआर देखने मिलते हैं, आरईआर और एसईआर। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसको स्मूथ क्यों बोलते हैं?
एक सेकेंड। तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम सब्सटेंट होते हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसके ऊपर कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, RER बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो उसको हम टच करेंगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा रफ लगेगा ना। ऐसा समझो एक ट्यूब है, उसके ऊपर मैंने थोड़े दाने बिखेर दिए, अब तुम उसको टच करोगे तो कैसा लगेगा, रफ सरफेस लगेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये RER है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है किसकी, राइबोसोम्स की। अब एक बात बताओ, यहाँ पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है एक तरह से प्रोटीन बनाना। तो ये RER क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अच्छा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम सब्सटेंट होते हैं, तो यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स का या फिर फैट का, लिपिड का, इनका सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आई बात। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले भाई इतना इतना सही है, इतना सही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इतना सही, जितना है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी क्या है, देखो अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो। राइबोसोम है, राइबोसोम ने कुछ बनाया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी कुछ बनाया। ठीक है, अब भाई जो चीज बन गई है उसको सेल को पैक तो करना पड़ेगा ना। एक फैक्ट्री है, उसमें एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, मान लो एक चिप्स बन गई। ठीक है, चिप्स बन गई, अब तो उसको चिप्स को ऐसी खुले में तो नहीं बेचेंगे ना हम उसको बढ़िया सी पैकिंग करेंगे ना, उसको बढ़िया सी एक पैकिंग करेंगे, है ना, तब जाके वो अच्छे से बिकेगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है। ठीक है, तो वो पैकिंग का काम कौन करता है, वो पैकिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, डिस्कवर्ड किया था इसको कैमिलियो गोल्जी ने। पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है इस तरह से, ये पैरेलल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, स्टैक टुगेदर का मतलब होता है इस तरह से, एक के ऊपर एक इस तरह से लगी होती है। ठीक है, अटैच्ड होती है पैरेलली। ठीक है, फंक्शन क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का पैकेजिंग करते हैं यहाँ पर। लाइसोसोम भी का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, यहीं पर होता है। गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। वैक्यूल का फॉर्मेशन, वैक्यूल्स जो हमारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स जो होते हैं उनके भी फॉर्मेशन यही करता है। याद रखना, प्लांट सेल में कोई सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वेसिकल्स कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वेसिकल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब होता है, देखो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है जैसे एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, अब उसके ऊपर मेरे को क्या लगाना है, कार्बोहाइड्रेट का टैग लगाना है, एक कार्बोहाइड्रेट का टैग लगाना है मेरे को उसकी मेम्ब्रेन पर। ठीक है, कोई शुगर ऐड करना है मेरे को उसकी मेम्ब्रेन पर, जो उसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा कि भाई ये जो है इस मतलब दो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट करने का मतलब दो डिफरेंट, मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में जो सेल्स है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक टैग लगा हुआ है, तुम्हारी बॉडी में जो सेल है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक टैग लगा हुआ है, और मेरा टैग और तुम्हारा टैग क्या है, अलग अलग है। तो अगर तुम्हारे सेल्स मेरी बॉडी में आएंगे तो मेरी बॉडी पहचान जाएगी कि भाई ये अपना बंदा नहीं है, ये दूसरे का बंदा है, मतलब एक तरह से ये दूसरे की सेल से आया है। ठीक है, काट देंगे इसको। ठीक है, तो हमें इतना समझो कि एक कार्बोहाइड्रेट टैग है जो मेरी जो बॉडी का सेल्स है उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट टैग लगे हुए हैं, मेरे सेल्स पे, तुम्हारी बॉडी पे कुछ लगे हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हारी बॉडी का जो सेल्स मेरी बॉडी में आएंगे तो मेरी बॉडी क्या है, समझ जाएगी कि भाई ये मेरी बॉडी के सेल्स नहीं है, तो इससे क्या करना है, इसको पीटना है। ठीक है, मतलब एक तरह से मेरी बॉडी इम्यून सिस्टम एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम जो होता है, टैगिंग का जो काम होता है, देखो अब अगर तुम एक किसी का भी टी शर्ट खरीदोगे, तुमने प्यूमा का टी शर्ट खरीदा, उसमें प्यूमा का टैग लगा होगा, नाइकी का खरीदोगे, नाइकी का टैग लगा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट के कुछ टैग्स लगे होते हैं किसी के ऊपर, सेल्स के ऊपर, और वो काम कौन करता है, वो काम करता है गोल्जी बॉडी करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या तुमसे इससे बहुत ही ब्रीफ पूछ लेगा, नहीं। देखो एक बात समझ, जो चीज मैं ब्रीफ नहीं कर रहा ना, जो चीज मैं ब्रीफ नहीं कर रहा इसका मतलब वो ब्रीफ में आएगी नहीं, समझ में आ रहा है। और जो चीज मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब यह है कि वो शायद पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन जो चीज मैंने ब्रीफ नहीं करी, ठीक है, वो तो पूछेंगे ही नहीं। इस चीज की गारंटी है, ठीक है, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, और हम अपनी गारंटी से पीछे नहीं जाते, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, देखो पढ़ाने को मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है,
पढ़ाने को मैं बहुत और भी चीजें पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है उसमें से कुछ चीजें ना आए, ठीक है, कुछ चीजें वो ना पूछे, भाई पेपर में सारी चीजें थोड़ी पूछ लेंगे, हो सकता है कुछ चीजें वो ना पूछे, ठीक है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है वो कुछ चीजें वो ना पूछे, लेकिन जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो तो आएगा ही नहीं। क्लियर? जो मैंने नहीं पढ़ाया वो तो आ ही नहीं सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी, गोल्जी बॉडी क्लियर होगी, हमारा राइबोसोम, यूकेरियोट्स, ये सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और चीज, गोल्जी बॉडी का वो स्टेन मिट गया यहाँ पर, तो गोल्जी बॉडी में याद रखना, गोल्जी बॉडी में हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं स्टेन को। ये स्टेन होता है जो हम गोल्जी बॉडी को देखने के लिए यूज करते हैं लैबोरेटरी में, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमको बात करनी है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो, हालांकि हम क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड्स के अंदर पढ़ते हैं और प्लास्टिड इसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को साथ में समझने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं और थोड़े से डिफरेंसेस भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब चीज समझो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं पहले। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं दोनों को मिलाऊंगा नहीं, पहले अलग अलग समझाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बात करें तो सॉसेज शेप होता है ये, ठीक है। ये कैसा शेप का होता है? सॉसेज शेप। अब किसी को सॉसेज पता हो, ठीक है, हालांकि मैंने कभी मतलब मेरे को एक चीज पता है कि सॉसेज शेप होती है ये, ठीक है। सॉसेज इस तरह से दिखता है, एक डिश है, ठीक है, बाहर के देशों में खाई जाती होगी, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, मेरा पेट तो बर्गर से मिल जाता है, ठीक है। सॉसेज शेप, ठीक है, सॉसेज शेप का होता है, ठीक है। स्टेन यूज करते हैं इसमें हम जेनस ग्रीन भी, ठीक है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर को देखो, तुमको ये डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, आउटर लेयर तो ठीक है, स्मूथ है, लेकिन अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, अंदर वाली जो लेयर है इनर मेम्ब्रेन, वो उस पे फोल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डिंग होती है इसमें, और इसकी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को मैं क्या बोलता हूँ? क्रिस्टे। क्या बोलता हूँ? क्रिस्टे बोलता हूँ, ठीक है। क्या बोलता हूँ? क्रिस्टे। याद रखना, यहाँ पर जो फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं गोल्जी बॉडी में, इसको मैं सिस्टरने बोलता हूँ, ठीक है। वो रह गया था बताना, सिस्टरने, ठीक है। गोल्जी बॉडी में जो फ्लैट मेम्ब्रेन्स है उसे सिस्टरने कहते हैं, और यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इसको मैं क्रिस्टे बोलता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़े से मिलते जुलते शब्द है, स्पेलिंग भी थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन याद रखने डिफरेंसेस, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लो एक चीज। ओके, मेरे को ये चीज देखनी थी भाई, कैमरा भी चल रहा है नहीं चल रहा, माइक चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाऊँ बोलते, ठीक है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का क्या मतलब होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब बेसिकली होता है एक तरह से कि ये जो ऑर्गेनल है कुछ अपने काम खुद ही कर सकता है। देखो एक्चुअली क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें कहीं भी हमने बात नहीं करी किसी ऑर्गेनल के पास अपना खुद का डीएनए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का राज है, डबल सेंटर्ड सर्कुलर इनका डीएनए होता है खुद का, ठीक है। ऑटोनॉमी है भाई, हम अपने मर्जी के मालिक है, हम जो मर्जी बनाएंगे, जो मर्जी करेंगे, ठीक है, तो अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है। 70S राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोटीन मशीनरी, ठीक है, खुद की डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, प्रोटीन मशीनरी है, और 70S राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यूकेरियोट्स में भी 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहीं से साइंटिस्ट लोगों का दिमाग घूमा, क्या 70S राइबोसोम्स इसके पास है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन मशीनरी अपनी रख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक समय पे ऐसा रहा होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने से एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा, और फिर एक एनिमल सेल ने इसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, और फिर वो एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन उस एनिमल के सेल के अंदर रहने लगा, ठीक है, या फिर उस प्लांट सेल के अंदर रहने लगा। तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू ये यूकेरियोट्स में आ गया, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक थ्योरी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको मानते हैं कि भाई ये सेमी ऑटोनॉमस
ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है, सेमी का मतलब हो गया आधा, मतलब अब देखो सेमी यूज किया भाई, अब बोल रहे पूरा क्यों नहीं यूज किया, अगर इसके पास डीएनए है, अपना प्रोटीन मशीन है, तो सब कुछ अपना खुद कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखो ऐसा है कि प्रोटीन मशीनरी तो है, लेकिन कुछ ही सम प्रोटीन ही अपने बना पाता है, कुछ ही प्रोटीन अपने बना पाता है, सारे प्रोटीन नहीं बना पाता, कुछ प्रोटीन बना सकता है, ठीक है, मन को खुश करने वाली बात है बस, ठीक है, क्लियर। तो कुछ ही प्रोटीन क्या है अपने बना सकता है। जैसे अब कल जैसे बहुत जैसे अब तुम लोग स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों को बना बना के घर के अंदर क्या आता है बनाना, मैगी, ठीक है ना, जैसे ज्यादा फ्राइड राइस, ठीक है, उस तो इस हिसाब से तुम भी सेमी ऑटोनोमस हो कुकिंग के मामले में, ठीक है। तो प्रोटीन मशीनरी जो है इस में बात करें तो कुछ ही प्रोटीन अपने बना पाता है। दूसरी बात करें पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये लाइन तो सबको याद रहती है और अब से तुमको भी याद रहेगी, ये प्रथा है, इस लाइन को याद करना प्रथा है, ठीक है। जिस बच्चे को ये लाइन याद ना हो कि पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे उसके बाद तुमसे पूछेगा कि भाई सेल के अंदर क्या याद है तुमको, तो तुमको एक ही चीज याद रहेगी, वो होती है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है आरबीसी, याद रखना आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, वो एक तरह से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन को ज्यादा जगह देना चाहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को हटा देता है, ठीक है। तो डिवाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और चीज हमने एक्सपेरिमेंटली देखी कि अगर हम देखें कि ये कितना ऑटोनोमस है, तो हमने इसको सेल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब हमने सेल से बाहर निकाला तो हमने ये देखा कि फिर उसमें कोई फंक्शनिंग नहीं हुई। भाई अगर ये पूरी तरह से ऑटोनोमस होता तो सेल के बाहर भी जी जाता, ठीक है, अपनी रिएक्शन शो करता, लिविंग कंडीशन शो करता, लेकिन नहीं, ठीक है। आउटसाइड द सेल हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलने के दो कारण है हमारे पास, एक तो कुछ ही प्रोटीन बना पाता है अपने, और दूसरा आउटसाइड द सेल क्या होता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, इसलिए हमने बोला सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। आई बात समझ में, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल सेंटर सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम, प्रोटीन मशीनरी, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटी जनरेट करता है एटीपी, ठीक है। एटीपी का क्या मतलब होता है, एटीपी का मतलब होता है, एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। हमारी जो एनर्जी करेंसी है, जो भी हमारी एनर्जी है एक मॉलिक्यूल में स्टोर्ड होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। क्लियर होगी इतनी चीज। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट में देखो दोनों यहाँ पर भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोथ मेम्ब्रेन आर स्मूथ, बोथ मेम्ब्रेन आर स्मूथ, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मूथ होती है, ठीक है। इसमें होता है कंटेन क्लोरोफिल, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोटीन मशीनरी होती है, ठीक है। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या बात करी कि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर तुम इसको देख रहे हो ना, ये सिक्के जैसे एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, इसको हम इन पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। इस पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेनम। और एक पूरे देखे मैंने सिक्के पर सिक्के रख दिया ऐसे, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया, ग्रेनम। क्या बोल दिया, ग्रेनम, ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक जो कॉइन है, एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको मैंने क्या बोला, थाइलोकॉइड। क्या बोला, थाइलोकॉइड। और थाइलोकॉइड के अंदर ही होता है, थाइलोकॉइड के अंदर ही होता है तुम्हारा क्लोरोफिल, थाइलोकॉइड के अंदर ही होता है तुम्हारा क्लोरोफिल। अच्छा क्लोरोफिल का क्या काम होता है, देखो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन में काम करता है। मतलब एक तरह से सनलाइट की जो एनर्जी आती है उसको जो एब्जॉर्ब करेगा वो एक्चुअली कौन करता है, क्लोरोफिल। तो मतलब जो प्लांट, हम बोलते हैं प्लांट जो है धूप की एनर्जी लेगा, ठीक है, जो सनलाइट एनर्जी लेगा, ठीक है, वो किसके थ्रू लेगा, क्लोरोफिल के थ्रू लेगा, ठीक है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम है, ग्रेनम के अंदर थाइलोकॉइड है, थाइलोकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जाके तुम्हारा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर जो
और ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलता हूँ? स्ट्रोमा लैमेले। अच्छा, और बाहर जो ये मैट्रिक्स हमारी जो ग्राउंड सब्सटेंस बचा है इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पर भी तुमको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने मिलता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस ही होगा। फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस में हमको ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ये चीज हमने बचपन से पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च के कुछ ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, डबल सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम्स है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसको भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सेम रीजन है। ठीक है, आउटसाइड द सेल ये भी मर जाता है। ठीक है, इसके लिए इसको, अच्छा, इसके लिए इसको देखने के लिए कोई स्टेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? देखो सिंपल सा रीजन है। ठीक है, उसका सिंपल सा रीजन, भाई ये पहले से ही कलर है, इसमें कलरफुल पिगमेंट है, ये पहले से ही कलरफुल हमको दिखता है। तो जब कलर दिख ही रहा है तो भाई मैं उस पर जबरदस्ती और क्यों कलर देखना चाहता हूँ? मेरे को तो कलरफुल दिखेगा ही ना माइक्रोस्कोप के अंदर फिर वो, तो इसलिए इसमें कोई स्टेन की नीड नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, एक और बात, देखो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में शुरुआत से तो हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हमेशा तो प्लांट नहीं थे, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे हुआ? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। ऑक्सीजन एज अ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो जब प्लांट नहीं थे तो फिर किसने ऑक्सीजन बनाया? ठीक है, तो बनाया हमारे साइनोबैक्टीरिया ने। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया तुम जिसको खराब समझते हो ना, जो शुरुआत में जिसने ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस किया ना, वो तुम्हारे बैक्टीरिया ही था, ये अपना छोटा सा साइनोबैक्टीरिया ही था। ठीक है, तो जो छोटा सा साइनोबैक्टीरिया है इसके पास था क्लोरोफिल। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे एक अच्छा सवाल यहाँ पे आ सकता है कि भाई क्लोरोफिल की तुम बात कर रहे हो, तुमने बोला क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और तो हमको ये पता है कि साइनोबैक्टीरिया तो है तो प्रोकैरियोट ही, तो प्रोकैरियोट है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होना ही नहीं चाहिए। डबल मेम्ब्रेन, अब सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता है यहाँ पर, तो डबल मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो फिर क्लोरोफिल की बात करो। देखो समझ गया, एकदम सही डाउट है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलोकॉइड फोल्डिंग्स, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो याद रखना इतना सा, अगर तुमको इतना सा भी याद रह गया ना कि भाई साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, तो तुम छा जाओ। क्लियर? तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन ना लो, आज तुम्हारा पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनल और तुम्हारा पूरा का पूरा सेल चैप्टर खत्म करा कर ही जाऊंगा। ठीक है, बहुत लेक्चर खींच गया, मेरे को बच्चों के रिव्यू है कि सर यहाँ पे ये 4 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर कौन देखेगा? ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, पूरे मेरी भावनाओं से समझो। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे 4 लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं किसी पर्पज से दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको 2 लेक्चर में खत्म कर दूँ, फटाफट 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 बोल के चला जाऊँ, लेकिन एक एक चीज़ तुम लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइम लग गया है। 4 लेक्चर हो गए, तो आज के आज ही तुम्हारा पूरा का पूरा लेक्चर खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज ही खत्म होगा। ठीक है, यही लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद कोई लास्ट लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद एक 1 शॉट लेक्चर जरूर आएगा, इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट आएगा। ठीक है, लेकिन आज अभी के अभी मैं इसको पूरा खत्म करके जाऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो देखो प्लास्टिड जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ही होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में तुमको प्लास्टिड्स नहीं देखने के लिए मिलते, प्लांट सेल में तुमको प्लास्टिड्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड ही होता है, लेकिन हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं तो अब क्लोरोप्लास्ट डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो 3 टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नॉन कलर्ड होते हैं। ठीक है, नॉन कलर्ड होते हैं, इसमें कलर नहीं होता। ठीक है, देखो इसमें कलर है, इसका मतलब क्या है? इसका काम ही है कलर देने का। जैसे तुम्हारे जो सब्जी होती है, ठीक है, या फिर फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो है उसमें कलर है, ठीक है, एप्पल है उसमें कलर है, तो ये जो कलरिंग का काम है ये कौन कर रहे हैं? ये तुम्हारे कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे
कुछ पिगमेंट हैं जो कि कलर इंपार्ट करने का काम करते हैं, उसमें कैरोटीनॉइड आता है। कैरोटीनॉइड के अंदर दो आते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, जो तुम्हारा कैरोटीन होता है ऑरेंज रेड, या फिर जो ज़ैंथोफिल है तुम्हारा येलोइश होता है। ठीक है, तो येलो कलर देने का काम करेगा, ऑरेंज रेडिश कलर देने का काम करेगा। इसके अलावा और भी कलर पिगमेंट्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, गिव कलर टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, बीटा कैरोटीन का याद रखना। बीटा कैरोटीन जो तुमको कैरोटीन से ही मिलता है, इज अ टाइप ऑफ कैरोटीन, जिसे हम बोल रहे हैं बीटा कैरोटीन। ये जो है तुम्हारा विटामिन ए में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ह्यूमन। ठीक है, तो अगर तुम कैरेट खाते हो, मैंगो खाते हो, पंपकिन खाते हो, तो तुमको बीटा कैरोटीन मिलेगा, मतलब तुमको एक तरह से विटामिन ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फलों पर टूट पड़े। ठीक है, और विटामिन ले। ठीक है, विटामिन ए ले। क्लियर है? क्लियर हो गया कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट की हम पर बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारा तीन टाइप का होता है। अब देखो इसका ये नॉन कलर्ड है, तो कलर तो देने का काम करेगा नहीं, तो काम क्या करेगा, इसका काम होता है स्टोरिंग का। ये स्टोरिंग का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्या स्टोर करेगा ये? तीन टाइप के होते हैं, देखो, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल फ्लैट स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस तुमको नाम याद रखने और कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछेगा। क्लियर है? प्लास्टिड की बात खत्म हो गई। ठीक है, अब हम देखो, अच्छा एक चीज हम समझे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग उसकी करी नहीं है, केवल तुम नाम याद रख सकते हो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है। ठीक है, जैसे तुमने देखा है कि ईआर कुछ बना रहा है, ठीक है, ईआर ने कुछ मटेरियल बनाया, फिर वो जाके पैक हुआ गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी ने वैक्यूल्स बनाए या वेसिकल्स बनाए और उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज दिया, लाइसोसोम्स बनाए, और लाइसोसोम्स आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, या फिर क्लीनिंग सिस्टम का क्लीनिंग एजेंट की तरह वहां पर काम कर रहा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है, जिसमें एक एक जो कंपोनेंट है अपना अपना काम कर रहा है, एक रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आ गई? क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर चार हमारी ऑर्गेनल्स आते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो अगर तुमसे एग्जाम में भूले भटके किसी ने पूछ लिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, तो वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन कर दो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो तुमसे पूछेगा कि एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता है। ये भी पूछेगा नहीं आता है, ये नहीं पूछेगा आता है। ठीक है, ये बोल देगा नहीं आता है, ये ज्यादा पूछने के चांसेस है। क्लियर? लाइसोसोम्स याद रखना, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगुलर मेम्ब्रेन होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? देखो एक्चुअली क्या है कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, कोई भी जो भी कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बन गए हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करना। ठीक है, मतलब उसको क्लीन करना, वहां से हटा देना, उस डिस्टर्बेंस को वहां से हटा देना जो सेल के अंदर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और हो सकता है कि ये पूरे के पूरे सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है? इसलिए ये क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करता है। आगे बात समझ में? अब इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। अब वैक्यूल जो है, वैक्यूल भी क्या होते हैं? वैक्यूल भी तुम्हारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पर भी हमारी क्या देखने को मिलती है? हमको सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन हमको देखने के लिए मिलती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही हमको वैक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हालांकि एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं वैक्यूल्स, और ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको देखने मिलता है अमीमा में भी हमको वैक्यूल देखने मिलता है, जो तुम्हारा थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी रोल एक प्ले करता है। ठीक है, उसमें एक टेम्पररी स्टमक जब तुम पढ़ोगे क्लास 10 में जाकर, अमीबा में भी हमको वैक्यूल्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है काफी लार्ज होता है, मोर देन 80% ऑफ द सेल्स को घेरता है। जैसे मैंने तुमको पहले भी एक स्ट्रक्चर दिखाया था इस तरह से कि भाई ये प्लांट सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है यही क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको मैं बोलता हूँ सेल सैप। ठीक है, सेल सैप के अंदर हमको हार्मोन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, मिनरल वाटर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सारी चीजें हमको देखने मिलती है। दूसरा काम क्या है भाई? टर्गर प्रेशर।
भाई इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है मतलब प्रेशर लगाएगा बाहर की साइड, प्रेशर लगाएगा बाहर की साइड, तो जो सेल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उस पर भी प्रेशर लगेगा, उस पर प्रेशर लगेगा तो वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, जिससे कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो सेल है वो एक फूला रहेगा। तो मतलब जिस प्रेशर के थ्रू जो हमारा जो सेल है वो फूला रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टरगार प्रेशर। और ऐसी कंडीशन में सेल को टर्जिट सेल भी कहते हैं। क्लियर है? तो सेल की शेप भी मेंटेन करने के कहते हैं। जब सेल अब टर्जिट रहेगा तो सेल की शेप रहेगी। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड, ओके, मैंने कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अच्छा, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है? अच्छा, अब हम लास्ट में आगे सेल के अपने बिल्कुल खत्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं चैप्टर के। ठीक है, इसे दिल थाम के बैठे। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी को हम समझे। देखो, अब ये जो इंक्लूजन बॉडी होती है, ये जो आई होप तुमने अमीबा लिख लिया होगा, मैं अमीबा यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक दिखेगा, अमीबा लिख लेना भाई। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? देखो, सेल के अंदर कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? ये बस कुछ मटेरियल्स हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल है जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। ये नॉन लिविंग होते हैं। बोल रहे भाई इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी फालतू है। नहीं, फालतू नहीं है, फालतू नहीं है, फालतू नहीं है, काम का है। ठीक है, काम तो फालतू नहीं है, काम का। देखो, पेरोक्सीसोम्स यहाँ पे मिलता है, और पेरोक्सीसोम्स तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर में। ठीक है ना? और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है ना, डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है वहां पर। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ ना वाटर में तो इंसान जी नहीं सकेगा। ठीक है, तो छोटी सी छोटी चीज का यहाँ पर क्या होता है, महत्व होता है। सेल के अंदर हमारी बॉडी में छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, फ्रीली ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ठीक है, पेरोक्सीसोम्स, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ लास्ट में छोटा सा मैंने देखा एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइटोस्केलेटन के बारे में। ठीक है, एक एक चीज मैंने छान के लिए, ठीक है, फिल्टर कर देनी है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग साइंटिस्ट क्या होता है, सारी चीजों को फिल्टर करके तुमको यहाँ पे सारी चीजें देता है। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? एक पूरा एक समझो एक फाइबर लाइक जाल सा बिछा हुआ है पूरे सेल के अंदर, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बिछा हुआ है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब हो गया सेल, और स्केलेटन मतलब स्केलेटन। देखो, हमारी बॉडी में स्केलेटन का क्या काम है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना। उसी तरह के सेल को भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, सेल को सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। खत्म हो गई कहानी सारी की सारी। तो हमारे ऑर्गेनल्स खत्म हो गए सारे के सारे। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमको देखना है माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हमको देखना है सेल डिवीजन। ठीक है, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये लास्ट लेक्चर है, तो थोड़ा सा हिम्मत करके, अगर थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो रही है, मैंने सारे के सारे लेक्चर 19 20 20 19 इतने में ही रखे हैं, अगर थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लो। ठीक है, पेशेंस रख के देख लो यार। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। देखो, अगर जिसको जाना है, नहीं पढ़ना है, वो जा सकता है। जिसको पढ़ना है, आज खत्म करना है अपने चैप्टर को, खत्म कर लो। क्लियर है? तो अभी हमको पढ़ना है माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई जो हमारा सेल है, ठीक है, वो कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, हमने सेल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन भाई एक सेल से तो कुछ नहीं होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो तो बहुत सारे सेल्स बने क्यों, और फिर सेल डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, तुमको कभी चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक नई लेयर आ जाती है सेल्स की, मतलब एक नई स्किन आ जाती है, तो वो सेल से तो बनी हुई। ठीक है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेल्स अब डिवाइड करते क्यों हैं, उसका हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज, जैसे तुमको फील हो ही रहा होगा कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो अभी मेरा माइक का जो बैटरी है वो थोड़ा सा ऑफ हो गया है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, उसको चार्ज पे लगाया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी मेहरबानी रहेगी आपकी। ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अब देखो, हम समझते हैं कि सेल डिवाइड क्यों करता है। देखो, रीजन क्या है। देखो, अब ये बात समझने की कोशिश करो। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लासरूम में 3-4 बच्चों को पढ़ाता, ठीक है, 3-4 बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा, तो मेरे को उनको हैंडल करना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही
जो हॉल है बहुत बड़ा हो जाए, एक जो क्लास है बहुत बड़ी हो जाए, एक हॉल हो जाए, और अब मेरे पास 50 बच्चे हैं, 60 100 बच्चे हैं, तो उनको कंट्रोल करना अब कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब स्पेस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो चुका है, स्पेस इंक्रीज हो चुका है। तो अब मैं हो सकता है यहाँ पे फ्रंट रो वालों पे ध्यान दे पा रहा हूँ, लेकिन लास्ट रो वालों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसी तरह से जब सेल का साइज जब सेल क्या होता है, ग्रो करता है। ठीक है, जब सेल क्या होता है, ग्रो होता है, तो जब सेल ग्रो होता है तो साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज में, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, मास में इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम एक चीज समझे कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज नहीं इंक्रीज होता, याद रखना, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज नहीं होता, सेल के साइज के इंक्रीज को होने से न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज नहीं होता। अब यहीं पर आती है प्रॉब्लम, एक रेशियो होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब तो तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा न्यूमरेटर जो है, मतलब तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस रेशियो की बात करें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए, ये रेशियो मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये डिक्रीज होगा एज द सेल ग्रो, द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस, एंड टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो द सेल डिवाइड। ठीक है, इसलिए क्या करता है, सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर, आई बात समझ में कि सेल क्यों डिवाइड करता है। और एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाने की कोशिश करी कि एक बहुत बड़ा अगर हॉल होगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी उस हॉल में कंट्रोल करना स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक टीचर और अरेंज करूँगा कि भाई आधे आप देख लो, आधे मैं देख लेता हूँ। उसी तरह से न्यूक्लियस भी पहले क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, न्यूक्लियस पहले क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक हॉल में 2 टीचर है, तो भाई अब मैं क्या कर दूंगा, एक पार्टीशन डाल दूंगा। ठीक है, देखो अब मैं एक ही हॉल में 2 क्लासेस बना दूंगा कि आपकी क्लास होगी या आपकी क्लास होगी। ठीक है, उसी तरह से न्यूक्लियस में पहले क्या करेगा, इसी तरह से जो सेल है पहले ग्रो करेगा, जो ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, उस इंटरफेस में फिर जो न्यूक्लियस क्या होगा, डबल होगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। और एक बार न्यूक्लियस डबल हो चुका है तो अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों न्यूक्लियस को अपना अपना सेल दे देंगे, और इस तरह से तुम्हारा सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब सेल पूरा डिवाइड कर जाएगा, तुम्हारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्लियर है। और सेल साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल है ग्रो करता है और उसके बाद डिवाइड करता है, तो इंटरफेस और एम फेस, जो डिवीजन फेस होता है सेल साइकिल का, उसको हम एम फेस कहते हैं। क्लियर है, क्लियर होगी इतनी बातें, समझ में आया कि भाई सेल डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, अब देखिए कि भाई ये चीजें क्या होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसको समझा दो। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस में देखो सेल के पास डिवाइड 2 तरह से सेल डिवाइड कर सकता है, 2 तरह से सेल डिवाइड कर सकता है। कुछ सेल जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, कुछ सेल जो होते हैं मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे समझो माइटोसिस में क्या होता है, सेपरेटली हम समझेंगे। एक सेल है जिसकी प्लॉइडी 2n, क्या है, प्लॉइडी 2n है। ठीक है, 2n का क्या मतलब होता है, ये भी बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई 2n का क्या मतलब है, इसका समझ नहीं आ रहा। एनसीईआरटी ने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, बच्चों को वो नहीं समझ में आता। ठीक है, तो देखो 2n का क्या मतलब है, देखो 2n का मतलब है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो इसमें एक सेट जो है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक सेट जो है तुमको फादर से मिला है और एक सेट जो है तुमको मदर से मिला है। ठीक है, ऐसा ही तो है। ठीक है, बच्चे में जो होता है फादर और मदर दोनों से ही क्रोमोसोम्स आते हैं, तो तुम्हारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारी हाइट है, आई कलर है, ठीक है, उसका जो भी तुम्हारी आई कलर है कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर एक जो जीन है वो तुम्हारे फादर से आया है और एक जो जीन है वो तुम्हारी मदर से आया है, तो ये हो गई 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या हो गए, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और इसी तरह से तुम्हारे पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। टोटल कितने हुए, 46, इसमें 23 फादर से और 23 मदर से आए हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए 23 फादर से और 23 मदर से आए हैं, जो अब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे और डिटेल में कि ये कैसे एक्सप्रेस करता है, एलील क्या होता है, सब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। हाँ, 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, 9th में नहीं पढ़ेंगे, वो तो सब मिक्स हो जाता है ऐसे। ठीक है, रात का समय है। ठीक है,
तो 2n यहाँ पे सेट्स हैं, तो 2n का सेट्स का मतलब समझ में आया कि भाई एक जो सेट है फादर से आया, एक सेट जो है मदर से आया, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर समझो, जब एक सेल ग्रो करेगा तो साइज में इंक्रीज हो जाएगा, ये इसका ग्रोइंग फेज हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ग्रोइंग फेज के बाद सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब सेल डिवाइड करता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम्स है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ नहीं होता, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो सन सेल क्यों नहीं बोलते, ये जवाब, ये जो सवाल है मुझको भी नहीं पता, इसको डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते, भेदभाव क्यों है, इस बारे में मैं जरूर सर्च करूंगा और तुम्हें बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। डॉटर सेल इनको कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माइटोसिस में समझ में आया क्या हुआ, ग्रो किया, डिवाइड किया, दो सिंपल सेल में टूट गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। देखो इसके पास भी 2n थे, इसके पास भी 2n, इसके पास भी 2n, इसके पास भी 2n, तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया। तो जब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है तो वहां पर हम उसको इक्वेशनल, मतलब इक्वल, क्रोमोसोम का लेवल इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सेम, रिप्लेस डैमेज सेल। देखो अब अगर तुमको कहीं चोट लग गई है तुम्हारी स्किन पे, तो अब जो नई स्किन आएगी वो उसके जो सेल डिवाइड करेंगे, देखो पहले तुम्हारे जो स्किन पे सेल थे उसमें क्रोमोसोम नंबर 46 था, तो क्या तुम चाहोगे आने वाले सेल में क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाए, नहीं। तुम क्यों चाहोगे, भाई जो पहले स्किन आई थी वैसी स्किन आनी चाहिए, तो इसके लिए कोई चेंजेस नहीं चाहिए तुमको, तो कोई चेंजेस नहीं चाहिए तो वहाँ पे क्या करोगे, माइटोसिस। क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, माइटोसिस। तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेंगे ही, डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। जाइगोट जो है अडल्ट में कन्वर्ट होता है। देखो पहले तुम क्या थे ना, इत्तू से सेल थे, पहले तुम लोग इत्तू से सेल थे, एक सेल थे, ठीक है, इत्तू एंड सेल थे, एक डिप्लॉइड सेल थे तुम, बस उससे तुम इतने बड़े बन गए हो, ठीक है, ठीक है। वो किसके थ्रू हुआ है, ये माइटोसिस के थ्रू है, उस कोई छोटी चीज नहीं है, इसी के बने हो तुम लोग, ठीक है, इसी से तुम्हारे हाथ पैर सब इसी से ही बना है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू। प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का क्या मतलब होता है, उससे पहले एक चीज हम करें, हाँ क्या मतलब था, ठीक है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब यहाँ पे देखो कोई की, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको देखने मिलता है, जैसा हाइड्रा वगैरह में हमको देखने मिलता है कि माइटोसिस के थ्रू वहाँ पे कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल्स, अब सोमेटिक सेल्स क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स हम बांट सकते हैं, एक हो गए पूरी बॉडी के सेल्स, उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। बॉडी के अंदर ही कुछ सेल्स ऐसे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। जो सेल्स हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म और ओवा हो गया, फीमेल में ओवा हो गया और मेल्स में स्पर्म हो गया, ठीक है, वो हो गए गैमेट्स। बाकी जो जितने भी सेल्स बचे तुम्हारे उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। तो जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं उसमें तुमको जो रिप्रोडक्शन देखने के लिए जो तुमको एक तरह से डिवीजन देखने मिलेगा वो माइटोसिस के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर होगी, माइटोसिस की बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, कमेंट में लिखो कि हाँ हमको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो भी लिखो कि हमको कुछ ये चीज़ समझ में आएगी, आप इसको दोबारा समझाओ तो मैं किसी ना किसी लेक्चर में तुमको वो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूसिस। म्यूसिस के बारे में बात करें तो म्यूसिस में हम समझे, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, आई थिंक तुम लिख ले होगा तुमने, ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ तो ऐसे लेके बैठा होते लेट के बढ़िया, ठीक है, गिरे बना जाएगा, मतलब लग जाएगा, मतलब तो उठ के कॉपी और पेन लेके पढ़ लो, ठीक है। म्यूसिस, ठीक है, वैसे मैं भी पहले ऐसे पढ़ा, ठीक, आप क्या पढ़ो, ठीक। म्यूसिस, देखो म्यूसिस में क्या होता है, म्यूसिस में एक सेल ग्रो करेगा, इसमें भी सिंपल है, एक ग्रो करेगा। अब यहाँ पे दो फेज में डिवीजन होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है इसमें, तो देखो यहाँ पर भी 2n सेल था, यहाँ पर भी 2n सेल था, ठीक है, ग्रो किया 2n ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है म्यूसिस 1 में, याद रखना म्यूसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जितने क्रोमोसोम नंबर थे उसका हाफ हो गया, मतलब तुम्हारा जो दो सेट थे अब वो एक ही सेट एक सेल में चला गया, एक सेट एक सेल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह हमको देखने के लिए मिलता है। अब देखो आप समझ लास्ट आ चुके हैं हम, आप समझ ही लो, ठीक है। लेक्चर तो लंबा हो ही चुका है, कुछ बचाने के लिए बचा नहीं मेरे पास, देखो समझ लो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो देखो एक पेरेंट्स है, ठीक है, एक फादर है, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, मदर है उसके पास 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है। फादर ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, मदर ने प्रोड्यूस किया ओवा, ठीक है, या एक मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस किया और फीमेल ने ओवा प्रोड्यूस किया। अब अगर सोचो, अगर इसके पास भी 46 क्रोमोसोम ही थे, स्पर्म के पास भी 46 क्रोमोसोम्स और ओवा के पास भी 46 क्रोमोसोम्स, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर तो 92 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो भाई जाइगोट से तो बच्चा बनेगा कुछ अलग ही बन जाएगा, कुछ एलियन ही बन जाएगा वो तो, ठीक है, धमाका वमाके कर देगा। तो मतलब जादू ही बन जाएगा, वो जादू वाली पिक्चर जो आई थी वही बन जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, यहाँ पे जादू का प्रोडक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है भाई, इससे बोला जाता है कि देखो आगे तो 46 बन नहीं है, यहाँ तो 46 बन नहीं है, तो एक काम करो, इसके बाद 23 रखो, इसके बाद 23 रखो, समझ में। अब जब मिलेंगे तो दोबारा 46 क्रोमोसोम होगा, तो बढ़िया सा यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जो इंसान का ही बच्चा यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जादू का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मियोसिस में क्या है कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको क्रोमोसोम नंबर हाफ करना जरूरी है, क्योंकि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर उतना ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो 20 यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 46 थे, हाफ हुए, इसमें हाफ हुए, फिर दोबारा मिले 46 हो गया, ठीक है। ऐसे ये आगे बनाएगा, फिर हाफ होंगे, फिर 46 हो जाएगा। तो ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन हमको देखने मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ओवा इसी के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पे 2 फ्री है, ठीक है। 4 डॉटर सेल यहाँ पे हमको मिलते हैं, ठीक है। रात का समय ऐसी चीज हो जाती है। देखो जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने मिलता है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है भाई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है देखो, समझने की कोशिश करो। देखो जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर आता है, क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए मेरे को तुमको क्रॉसिंग ओवर समझाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे सर से ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए तुम इतना याद रखो कि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आता है। हायर क्लासेस में तुम लोग ये चीज को जरूर पढ़ोगे कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैंने लिखी है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? गैप बिटवीन म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। ये म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में एक छोटा सा गैप आता है। क्या आता है? छोटा सा गैप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इंटरफेस। इंटरफेस होता है एक दो सेल डिवीजन के बीच में एक जो गैप है वो है इंटरफेस। 2 सेल डिवीजन के बीच में जो गैप है वो है इंटरफेस। और जो 2 म्योसिस के बीच में, म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में गैप है वो है इंटरकाइनेसिस। क्या है? इंटरकाइनेसिस। क्लियर है? अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, मैं छोड़कर जाऊँगा नहीं, वरना मेरे को आज रात को नींद नहीं आएगी, मेरे को बेड में से अच्छा ही लगेगा। देखो जेनेटिक वेरिएशन का आने का कारण क्या है? जेनेटिक वेरिएशन का कारण ये है भाई, तुमने बोला कि आधे आधे हो जाएंगे, तो जब ये आधे आधे हो रहे होते हैं ना भाई साहब, जब ये आधे आधे हो रहे होते हैं ना, तब यहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है उनका हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं, कुछ जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। उसके थ्रू ही क्या आता है, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और वो इतना काम का नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके बाद लिख दिया कि जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर आता है। क्लियर है? तो अगर तुमसे म्योसिस और माइटोसिस का डिफरेंस पूछे तो तुम ये छाप सकते हो, ये भी छाप सकते हो, और तुमको पूरे पेपर नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब एक छोटी सी चीज़, ठीक है, मैं जानता हूँ समय ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब छोटी सी चीज़ मैं छोड़ के जाऊँगा, तुम लोगों को सवाल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुमने सारी जो कथा मैंने बताई है वो तुमने सारी चीज़ें लिख ली होंगी। और मैं छोटी सी चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ एक और, देखो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होना है, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होना है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कथा यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ लो मेरी भावना समझो, ठीक है। देखो अब जो सेल साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है उसमें एनिमल सेल में अलग तरह से होता है भाई, एनिमल सेल में अलग तरह से होता है और प्लांट सेल में अलग तरह से होता है। भाई एनिमल सेल में तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ही है केवल, तो बढ़िया अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है, उसकी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जो फोल्डिंग हो जाती है उसको मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ फरो, सेल फरो, फरो फरो,
इसको बोलते हैं सेल फरो। तो याद रखो एक फरो जो जो मेम्ब्रेन है बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेल फरो। क्या बोलते हैं, सेल फरो। ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होता है, यहां पर जो तुम्हारा प्लांट सेल है, यहां पर जो तुम्हारा प्लांट सेल है बढ़िया सा, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहां पर कुछ पार्टिकल्स मतलब एक्चुअली तो गोल्जी बॉडीज होते हैं, गोल्जी बॉडीज से पार्टिकल्स होते हैं, ये इकट्ठा होते हैं पूरी दीवार सी बना देते हैं, प्लेट बना देते हैं, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। और ये तुमको देखने मिलता है प्लांट सेल में। क्लियर हो गया कि भाई एनिमल सेल में सेल फरो देखने मिलता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट देखने के लिए मिलता है। आई होप कि तुमको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक छोटी सी चीज बची है भाई, कितनी चीजें बची है, अरे भाई बच्चा बहुत ऊंचा पढ़ाया, बहुत ऊंचा सकता है, लेकिन छोटी सी चीज बची है जो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, कहीं अच्छी बुक में तुमको मिल सकता है, वो मैं तुम्हें एक डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है। आई होप तुमने ये वाली कथा भी ली होगी, तो मैं इस कथा को भी मिटा दूँ। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें। देखो अभी वर्ड होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है तुम्हारा, देखो एक होता है तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म, एक होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, और एक होता है तुम्हारा साइटोसोल। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ ही नहीं आता और सर जाते रहते हैं। ठीक है, समझ नहीं आता कि भाई इसका मतलब क्या है। देखो प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है भाई, प्रोटोप्लाज्म जो तुम्हारी जो पूरी की सेल के अंदर की पूरी जो खिचड़ी है, वो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म है। मतलब न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, उसके सारे अंदर के सेल ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, तो सारे सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, ठीक है, विद सेल ऑर्गेनल्स, वो जो पूरी खिचड़ी है तुम्हारी, वो पूरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, पूरा जितने भी ऑर्गेनल्स हैं और जो भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, वो ही पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। क्लियर है। अब साइटोप्लाज्म को समझो। साइटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म क्या है, तुम्हारा सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, तुम्हारे जो भी तुम्हारा फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो, पर यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस सब्जेक्ट, न्यूक्लियस यहाँ नहीं, मतलब न्यूक्लियस को इंक्लूड, जब मैं न्यूक्लियस को हटा के बात करता हूँ, प्रोटोप्लाज्म में से मैंने न्यूक्लियस हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, साइटोप्लाज्म। देखो समझने की कोशिश करो, प्रोटोप्लाज्म में मैंने न्यूक्लियस जो भी था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सब की बात करोगे प्रोटोप्लाज्म। अब उसमें से अगर मैंने न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस को छोड़ के बात करोगे तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। क्लियर। और अब साइटोसोल में, साइटोसोल का क्या मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है, उसमें से तुम माइनस कर दो, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को तुम माइनस कर दो। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब जो तुम्हारे पास बचा, जो फ्लूइड बचा, वो जो तुम्हारे पास लस्सी बची, ठीक है, वही लस्सी, वही फ्लूइड साइटोसोल है। ठीक है, वही क्या है, साइटोसोल। तो समझ में आया प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस को इंक्लूडिंग, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, पर उसमें हम न्यूक्लियस को काउंट नहीं करते। सेल ऑर्गेनल्स और जो भी तुम्हारा फ्लूइड मटेरियल, जिसके अंदर मैंने साइटोसोल को भी ले लिया, क्लियर, वो तुम्हारा क्या है, साइटोप्लाज्म। याद रखना, साइटोप्लाज्म साइटोसोल को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं केवल साइटोसोल की बात करूंगा, तो साइटोसोल की केवल बात करूंगा तो साइटोसोल जो है वो केवल फ्लूइड वाला पार्ट है। फ्लूइड वाला पार्ट मतलब साइटोप्लाज्म में से अब अलग कर दो सेल ऑर्गेनल्स, तो वो क्या हो गए, जो बचा तुम्हारे पास वो केवल फ्लूइड बचा। ठीक है ना। देखो साइटोप्लाज्म में तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स और तुम्हारा साइटोसोल, दोनों को बात मिलाकर जब बोलता हूं तो मैं बोलता हूं साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात नहीं करता, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर, तो मैंने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सबको मिला के बोल दिया। और अगर मैं केवल फ्लूइड की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में से तुम क्या निकाल दो, अगर ये मिटा दूं तभी तो तुम्हारा साइटोसोल बचेगा ना भाई। तो साइटोसोल क्या है, सेल ऑर्गेनल्स माइनस, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल, वो क्या बचता है, साइटोसोल।
आई होप कि मैंने तैयार रख लिया, ठीक है। तो अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। जितना अभी दे सकते थे हम चीज़ें तुमको दे चुके हैं, ठीक है। पूरी अच्छे से बड़ी शिद्दत से मैंने तुमको पूरा का पूरा हमारी जो साइड सेल की जो पूरी सीरीज थी आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बात है, वाह, हमारा कैमरा भी चलता हुआ बहुत पहले कभी कभी होता है ऐसा मेरे साथ, ठीक है। तो हमारा जो पूरा लेक्चर था कंप्लीट हो गया, ठीक है। काफ़ी मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ाने में, आई होप तुम लोग भी बहुत इन्जॉय करे होगे, ठीक है। और अब एक वन शॉट लेक्चर आएगा, ठीक है। बोले भाई इतने सारे लेक्चर लेके आए हो, वन शॉट में कैसे इसको कंबाइन करेंगे और कैसे क्या होगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। द वन शॉट लेक्चर यू सी हियर, ठीक है, इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब यू विल सी फॉर द सेट, ठीक है। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। नेक्स्ट चैप्टर मोशन लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने एक बायो का चैप्टर पढ़ाया है, अब दोबारा से बायो का चैप्टर पढ़ाना थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे और फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली बार तुम एक असली फिजिक्स पढ़ रहे होगे, अच्छी फिजिक्स पढ़ रहे होगे, एंड आई प्रॉमिस यू तुमको ऐसे ऐसे सवाल कराए जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल कराया दूंगा तुमको कि मज़ा ही आ जाएगा, क्लियर। तो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा, और एक और चीज़ जो नोट्स हैं, ठीक है, देखो नोट्स जो हैं ये मेरे सेल साइकिल एंड डिवीजन के नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने स्पेशली तुम स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, ठीक है। जो मैं खुद का अपना स्टडी मटेरियल में जो काम कर रहा हूँ उसका ये पहला मैंने आज प्रिंट आउट निकलवाया है, एक पहले चैप्टर का, ठीक है, जिसको मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे बहुत ही अच्छे तरह से मैंने बना दिया है, ठीक है। और इसके लिए मैं तुमसे ना कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अवेलेबल है, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, ओके। तो पढ़ते रहना, ऑल द